चलिए बच्चों, की हाल से उम्मीद है सब बेहतर होगा और जो भी परेशानियां हैं टेम्परेरी हैं। अगर आपको लगता है सर कुछ भी अच्छा नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यही दुनिया का रिवाज है, यही ज़िंदगी है। आज मुश्किल, कल मज़े, थोड़ी देर मज़े, फिर ज़्यादा मुश्किल, और ज़्यादा मुश्किल की सोच बनाओगे तो मुश्किल में भी मज़े ही मज़े। करो आप ये काम, ज़्यादा मज़े की उम्मीद ना करके मुश्किलों की उम्मीद करो, फिर मुश्किलों में ही मज़ा आएंगे। लोग कहेंगे पागल हो गया, बिल्कुल इतना परेशान है फिर भी चीयरफुल लग रहा है, इतना यार परेशान रहता लेकिन फिर भी हमसे मिलता जुलता बढ़िया करके एंजॉय करता चीज़ों को। ऐसी शख्सियत जब बन जाएगी आपकी तो आप समझ जाना कि आपने ज़िंदगी क्या है उसे समझ लिया है। तो ज़्यादा अच्छा समय ही आएगा ऐसा ना माने, ज़िंदगी मुसीबतें हर लम्हा देगी ऐसा माने, फिर जो आप पहले चाह रहे थे वो अब मिल जाएगा, यानी कि अच्छा समय आपको मिल जाएगा। ये हमारी आज की क्लास जो है इसमें क्लोज से लिखा हुआ है लेकिन पैसिव है आज, और हमने इसके लिए बच्चों आपको पीडीएफ भेज दिए टेलीग्राम पे। चलो फिर भी कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर थोड़ा प्लीज़ आप रुका करें, तो हम रुके हुए हैं, पढ़ लें आप इसे 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको ये वीडियो रोक लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अप्रोचेज, अप्रोचेज का मतलब करीब आना भी होता है, और यहाँ संख्या पर पहुँचना, 8 बिलियन। देखो बच्चों, जो मिलियन होता है ना, ये होता है 10 लाख के बराबर, और 10 लाख लिखना है आपको तो पहले 10 लिखो और 5 जीरो और लगा दो, ये हो गया आपका 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। सौ करोड़। तो जब 1 बिलियन 100 करोड़ हैं तो 8 बिलियन कितना होगा? 800 करोड़। इतनी जनसंख्या पहुंच गई दुनिया की। 140 बिलियन तो और ज़्यादा हम ही हैं जो भारतीय हैं। तो देखें, चूंकि दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई है एंड रिसोर्स यूज इंटेंसिफाइज, और जो संसाधन हैं, चाहे पानी हो, जंगल हो, ज़मीन हो, समुद्र हो, पेड़ पौधे हों, इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिफाइज। पॉल्यूशन इज एवर मोर एक्सटेंसिव, प्रदूषण शुरू से ही लगातार विस्तृत होता जा रहा है, परवेसिव जगह जगह फैला हुआ है, एंड परसिस्टेंट, और लगातार एक गति से बढ़ रहा है। इट का मतलब जो है वो पॉल्यूशन हो गया। इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ थ्रू द फूड वी ईट, ये हमारी सेहत पर असर डालता है उस खाने से जो हम खाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं उसके द्वारा भी असर डालता है शरीर पे। एंड द एयर वी ब्रीद, और वो हवा जो हम अंदर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ये तीनों ही तरीके से हमारी सेहत को
बेकार कर रहा है। बाई 2025 द वर्ल्ड्स सिटीज विल प्रोड्यूस 2.2 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एवरी ईयर। 2025 तक दुनिया के शहरों में 2.2 बिलियन टन्स जो वेस्ट होगा, जो प्लास्टिक वगैरह, गंदगी वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद कूड़ा करकट जो होगा वो इतना पहुंच जाएगा। हर साल इतना हुआ करेगा। मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट, 3 गुना ज़्यादा होगा उस मात्रा से जो 2009 में हुआ करता था। यानी कि 2009 से 25 तक कह सकते हैं 16 सालों में 3 गुना हो जाएगा ये अमाउंट जो 2009 में हुआ है। दैट सेड, जो ये इशारा करता है, जो ये कहता है, पॉल्यूशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिनॉन। ये जो प्रदूषण है ये कोई नया समस्या नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। एंड इज़ लार्जली, यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ आ रही है, एंड इज़ लार्जली कंट्रोलेबल एंड ऑफन अवॉइडेबल। और अक्सर जो है बड़े पैमाने पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हो जाती कंट्रोल ये, और इससे बच भी सकते हैं आप। एज शॉन इन सम कंट्रीज, जैसा कि कुछ देशों में दिखाया गया है, कुछ शहरों में, दैट हैव सक्सीडेड, जो कामयाब रहे हैं, इन डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। यानी कि प्रदूषण से या ये जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है इससे हट करके, इसके प्रभाव से हट करके देशों ने आर्थिक विकास किया है, कामयाब हुए हैं। तो यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोलेबल है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। विद द एंड गोल टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन बाय 2030, 2030 तक प्रदूषण की सभी तरीके, प्रदूषण के जितने भी प्रकार हैं, कई प्रकार हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, और भी कई सारे। तो इन सभी से छुटकारा पाने का उद्देश्य बनाए हुए हैं 2030 तक। इस इरादे से द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज टास्क्ड बाय द यूएन एनवायरनमेंट असेंबली। तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा, टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए ग्लोबल प्लान। और इसमें जो है विश्व स्तर पर जो ग्लोबल प्लान है उसे क्रियान्वित करने के लिए, उसमें साथ देने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए। रीइटरेटिंग दैट, ये बात दोहराई जाती रही है कि पॉल्यूशन इज नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल प्रायोरिटी। प्रदूषण सिर्फ एक वातावरणीय प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ वातावरण के हिसाब से ही इसे सही नहीं करना, बल्कि इट्स ए प्रायोरिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपको लगातार उन्नति करनी है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप प्रदूषण कम करते हैं तो एनवायरनमेंट को तो फायदा होगा, आपके डेवलपमेंट, जो आप विकास करना चाहता है आपका देश, उसमें भी फायदा होगा। विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन टोन ऑफ द पैसेज। ये टोन लिखी हुई है टेक्निकल, सार्कास्टिक, डॉगमेटिक और ह्यूमनिस्टिक। अब जब हमने इसे पढ़ा, 800 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को रोका जा सकता है, कई देशों ने ये कर दिखाया है। टेक्निकल तो नहीं है बच्चों इसमें। टेक्निकल होता तो इसमें टेक्नोलॉजी की बातें चल रही होती, इसमें किसी मशीन का फंक्शन दिखा रहे होते, किसी मशीन को लेके उसके अच्छे बुरे की बात कर रहे होते। तो मशीन का तो दूर दूर तक इस्तेमाल है ही नहीं, टेक्निकल से बच जाइए। समझ गए, टेक्निकल हो जाएंगे अगर मशीन से संबंधित मशीनरी जैसी कोई बात चले। बच्चों, डॉगमेटिक शब्द का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जब पैसेज पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगे किसी व्यक्ति या कुछ लोगों या कुछ समुदाय की खास तौर से उनकी संकीर्ण सोच बता रहे हैं किसी धर्म को लेकर के, कि उनके जो सिद्धांत है जो बता रहे हैं उस पर जिद करे हैं, वो बहुत ज़्यादा जिद करे हुए हैं कि हम ही सही हैं, दूसरा नहीं है सही, और वो दूसरे की बातों को मानने को तैयार भी ना हो। ऐसे लोग जो पुरानी विचारधारा में विश्वास रखते हों, जैसा धर्म चला आ रहा है वैसे ही उसे उस जमाने के हिसाब से अब तक मान रहे हों, ऐसी कहानी होती तो डॉगमेटिक होता। फिलहाल तो आंसर नहीं है। फिर मैं दूसरे पे गया, टोन समझा रहा हूँ मैं आपको, ये 2 टोन हो गए, टेक्निकल नहीं है, डॉगमेटिक नहीं है, दोनों समझा दी मैंने। कब लगेंगे? सार्कास्टिक क्या होता बच्चों? किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात लेकिन शब्द कुछ और, इरादा कुछ और। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति 8 बजे की क्लास में 8:30 बजे पहुंचा, अब मैं उससे ये कहूं, अरे बड़े जल्दी आ गए आप, इसमें दोनों काम हो गए।
जो अन्य बच्चे हैं वो भी समझ गए और वो भी कि यार मजाक बना रहा है मेरी, लेकिन मैंने कहा बड़ी जल्दी आ गए, कह कुछ और रहा हूँ, मीनिंग कुछ और निकल रहा। जब ऐसा सेंटेंस मिले, ऐसी बातें मिले जिसमें आपको लगे हंसी मजाक से चल रही है, कह कुछ और रहा है, ताना मार रहा है, ताना जो होता है ताना मारना, कहना कुछ और इशारा कुछ और, ये सार्केस्टिक होता, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ह्यूमनिस्टिक क्यों बोल रहा हूँ? सारी की सारी बातें देश के विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो हम खा रहे हैं उससे नुकसान पी रहे हैं, इंसान की सेहत संबंधी बातें, इंसान के विकास संबंधी बातें चल रही हैं, इसी को बोलते हैं मानवता से जुड़ा हुआ कोई पैसेज। आंसर चौथा हो जाएगा। पैसेज हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया वैसे तो आपने लिखा होगा किसी पोएम वगैरह का, तो सेंट्रल आइडिया मीन्स मुख्य विचार, पूरी बातों का निचोड़ क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो, किस चीज का मुद्दा है। क्या इसे भी नहीं करोगे आप? पॉल्यूशन फ्री प्लेनेट आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा हो तो सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ इसके अंदर वो पॉल्यूशन का हुआ है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर मैं थीम बनाने में, थीम कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया को आप, सेंट्रल आइडिया इज इक्वल टू थीम है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो या टॉन हो, इन तीनों में हल्का सा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जो मुख्य चर्चा का विषय हो उससे आंसर लिया करो आप। तो आपने पढ़ा इसके अंदर, देखो इसके अंदर जनसंख्या की भी बात चली है, लेकिन जनसंख्या की बात तो शुरू में आके खत्म हो गई, फिर नीचे पॉल्यूशन चला, इससे पॉल्यूशन होता है, सांस लेते हैं हर साल जो है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है। पॉल्यूशन आगे यहाँ पे भी, फिर आगे पॉल्यूशन, जगह जगह पॉल्यूशन है, यही आंसर है इसका। यूनाइटेड नेशंस का जिक्र तो एक दो लाइनों में हुआ है, पॉपुलेशन का जिक्र तो सिर्फ पहली लाइन में हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बस एक जगह आई है। कहने का मतलब ये है जो एक दो लाइन में इस्तेमाल हुए वो, और एक वो जो टाइम टू टाइम इस्तेमाल हुआ है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आंसर बन जाता है टॉन या सेंट्रल आइडिया। फिर बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। बड़े अजीब से सवाल हैं, और ये क्यों लाए गए हैं? ये इसलिए लाए गए हैं बच्चों ताकि आप एसएससी स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल के एग्जाम देने जाएं, उसमें टॉन पूछें, थीम पूछें, सेंट्रल आइडिया पूछें, मूड पूछें एग्जामिनर का, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी रखो आप। नहीं पूछा तो बढ़िया बात, तो पूछ लिया तो कम से कम 10 सवाल मान लो अगर ऐसा आ गया कहीं पे, कहीं किसी भी जगह पे, तो कम से कम 8 तो कर दो आप, फिर धीरे धीरे 10 भी कर जाओगे। क्या सारा पैसेज ही होंगे? नहीं, एक दिन पैसेज, एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैसेज, एक दिन क्लोज टेस्ट। कभी कभी मेरा मूड हुआ तो देखो दोनों दिन क्लोज टेस्ट भी हो सकते हैं, दोनों दिन पैसेज भी। आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, आप मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दो, और एक रेगुलर टाइम पे, वही मेरा टाइम रहता है, आपको पता है 9 से 11 के बीच में मेरी वीडियो पहुंचती है। मुझे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरे प्रैक्टिस बेच भी चल रहे हैं, सुबह शाम से 7 बजे तक, शाम को 6 बज जाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, तो काम रहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। लेकिन हाँ, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कंटेंट हमेशा ऐसा ही मिलेगा। एक चीज़ और, मेरी वोकेबलरी की बुक तो लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगी, काम चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन मैं अगली की भी तैयारी कर चुका हूँ। क्या होने वाला आगे? हम ऐसे बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, कम से कम 20-22 टॉपिक हम ग्रामर के पूरे करवाते हैं 8 महीने 9 महीने में। अब उसके बाद बच्चों की समस्याएं आती हैं, सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे जो आप पढ़ा रहे हो? आपने तो 50-60 करवा दिए, काफ़ी हैं आपकी तरफ से, लेकिन हम चाह रहे हैं 200-300 और मिल जाएं, उस पर काम कर रहा हूँ। यानी कि कम से कम 3000 क्वेश्चंस ग्रामर के, हर टॉपिक के 200, 150 क्वेश्चंस अपने खुद के कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तैयार करूंगा, अभी तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ ना। एसएससी का पेपर इधर होगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा, 4-5 दिन कोई वीडियो नहीं, फिर आएंगी बढ़िया करके पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ बी, सेंटेंस, टेंस, डिग्री, केस ऑफ विमर्दन, क्वेश्चन टैग, नॉन फाइनल वर्ब, वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसी मटेरियल को बुक में छाप देंगे और फायदा बहुत मिलेगा। बुक वाले स्कैन करके तुरंत ग्रामर पाएंगे। तो दूसरी बुक कौन सी आने वाली है? ग्रामर। अभी पहली आई भी नहीं है मार्केट में, बिके ना बिके क्या फर्क पड़ता, जो मेरे क्लास में बच्चे हैं वो तो एंजॉय करेंगे ना, मुझे उनसे ही ज़्यादा मतलब है। और बाकी जहाँ जहाँ किताब जाएगी, पसंद आएगी, एंजॉय करो, इतना ज़रूर कहूँगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को अगर रेगुलरली और पूरा कर लिया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, इतना कह रहा हूँ, 90% तो इन्हीं में से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 90%। बाकी चीज़ें भी पढ़ें आप, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी जो क्लासेस हैं ये 90% का स्कोर मेरी इन वोकेबलरी से, वोकेबलरी का 90% पक्का, ग्रामर आएगी ग्रामरी का पक्का। अगला टारगेट क्या है फिर? कंप्रीहेंशन, कम से कम 250 क्लोज टेस्ट, 100 पैसेज, 500 PQRS।
ये जो अभी वोकेबलरी की किताब आएगी उसके बैक पे लगा दिया मैंने अपकमिंग बुक्स, आप उसे एंजॉय करना। कल को ही ख़त्म हो जाऊं मैं, कल को ही मैं शांत हो जाऊं, चुप हो जाऊं, चला जाऊं दुनिया से, वो अलग मसला है, उसे भी एक्सेप्ट करूंगा। कर लिया, ख़त्म हो जाऊंगा, हो गया। लेकिन अगर जिंदा रहे 10 साल 50 साल तो क्या होगा? तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहना है, इसी के साथ जी रहा है, ठीक है ना। बाकी जैसे उसकी मर्जी वो हो जाएगा। तीसरे बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज डेफिनेशन। रुको, अब क्या यहाँ पे कोई एक बात बताई गई आपको, जैसे यूथेनेसिया। अब यूथेनेसिया के बारे में बता रहे हैं, यूथेनेसिया क्या है, यूथेनेसिया की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से लिया गया शब्द, कुछ ऐसी बात बताई, या इन्होंने आपके सामने कोविड-19 लिखा पहले, फिर बताना कोविड-19 ये है, यहाँ से शुरू हुआ। ऐसा होता तो बोलते डेफिनेशन दी गई है पैसेज के अंदर, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन है। क्रिटिक, आलोचनात्मक, कुछ ऐसी बात कही गई हो जिसमें कि कमी निकाल रहा हो किसी व्यक्ति की, डिपार्टमेंट की, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ तो दोनों बातें कही गई हैं। पॉल्यूशन ज़्यादा होता जा रहा है जनसंख्या के बढ़ने से, लेकिन ये परमानेंट परेशानी नहीं है, इसे सोल्व कर लिया जाएगा, लगे हुए हैं लोग और सोल्व कर भी लिया है। नहीं बच्चों, ये नहीं होगा। क्रोनोलॉजी क्या होता है? जिसमें घटनाक्रम दिखाएं आपको। घटनाक्रम कैसे? जैसे एक राज्य ले लीजिए आप, कोई भी, कुछ भी मान ले, पाटलिपुत्र मान ले। अब वहाँ पे एक राजा, उसके बाद फिर दूसरा आया, उसने हरा दिया, फिर दूसरा आया, फिर उसने हरा दिया, दूसरा आया, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ये क्रोनोलॉजी होती है। कॉज इफेक्ट क्यों लगाया? कारण बता रहे हैं पहले कि भैया ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। फिर नीचे सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इफेक्ट भी बताएं उसके, पॉल्यूशन से ऐसा हो जाता है, पॉल्यूशन से खाने में परेशानी आती है, जो पानी पीते हैं वो तो मतलब ऑब्वियसली है आंसर, आप कर सकते थे। सब कोशिश करो, धीरे धीरे करके आंसर दूसरा है इसका। यहाँ आते हैं, देखो बच्चों, अगर अपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, वर्तमान में क्या चल रहा है, 10 साल पहले क्या था, तो फर्क पड़ जाएगा। मैं अपडेट ना करूं, मैं फ्लॉप, आप अपडेट नहीं करें तो आप फ्लॉप होने वाले हो एसएससी के एग्जाम में। पता चला बड़े बड़े पैसेज पढ़ के जा रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे थीम, हमारा एंटोनिम सिनोनिम बताने के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हो कि पैसेज में ये कहाँ कहा गया है, ये कहाँ क्या कहा गया है, कुछ नहीं। थीम बताओ, टोन बताओ, ये बताओ, एंटोनिम सिनोनिम। एक बार तो एक पैसेज आया और 5 सिनोनिम पूछ लिया, उसमें कुछ भी नहीं, 5 सिनोनिम, इसका सिनोनिम बताओ क्या है ऊपर की तरफ। तो समझ रहा क्या कह रहा है आपका टीचर? अपडेट करो, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो अपनी, जिसकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग वो मजे लेगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ परवेसिव? देखो बच्चों, कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती जा रही है, परवेड कर रही है, परवेसिव हो रही है, बस एंटोनिम लिमिटेड है इसका। सीमित, एंटोनिम पूछ रहे हैं सीमित, बाकी नहीं होगा कुछ भी। चलिए, वाट फिर आगे देखो, कुछ भी तो सवाल नहीं आया है कि ये लाइन कहाँ से निकालोगे आप, यानी कि इनका इरादा क्या है, पढ़ के आओगे तो नंबर देंगे, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर कुछ और कर लो आप काम। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर वर्ड प्रायोरिटी? देखो, प्रायोरिटी का मतलब हो गया पहले स्थान पर रखना, प्राथमिकता देना, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो दूसरा बनेगा, लास्ट। मैं और कुछ नहीं कहूँगा इसके अलावा, दूसरा आंसर है। द पैसेज इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू idiom phrase. The question of abolition of private property. The question of abolition of private property is still a moot point. देखो बच्चों, moot point का मतलब होता है controversial issue, open to argument, उस पर बहस हो सकती है, सुलझा नहीं है अभी वो, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो अनडिसाइडेड बनेगा। नोट करें ना, moot point, अभी वो विवाद का मुद्दा है, चर्चा का विषय है, सोल्व नहीं हुआ, खत्म हो गया आंसर। सिनोनिम ऑफ रोटंड, तंदुरुस्त, बढ़िया, मजबूत सा। सिनोनिम पूछ रहे हैं, आंसर लगाएंगे फैट। बच्चों, फ्लैट तो जैसे फ्लैट का मतलब कोई समतल, इस टाइप से होता है। सिनोनिम इसका चाहेंगे तो मैं बना दूंगा इवन, इवन सा। फुलिश, मूर्ख होता है, एक सिनोनिम दूं आपको इसका मैं, क्रॉस। मैंने अपनी वोकेबलरी की क्लास में बड़ी मेहनत करी बच्चों, अब मेहनत करी है, बहुत काम आएंगी, ये बातें मुझसे नहीं आती हैं, पर मुझे इतना पता है कि शांति से काम करते रहो, किताब खुद बोलने लगेगी कुछ दिनों बाद, मेरा कंटेंट खुद बोलने लगेगा। अब ये क्या था, ये तो क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, ये भी इसमें रखा हुआ है, यार ऐसे तो किसी ने समझाया नहीं। कंसिडरेबल, कंसिडरेट, कंसिडरेशन, कंसिडर, 4 शब्द लगाओ, वर्ब कब आएगी, एडजेक्टिव कब आएगा, एडवर्ब कब आएगी। एनवी, जेलसी का फर्क नहीं पता बच्चों को, सब किताब में है, यानी कि किताब बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और जितना बोलना है ये भी बंद कर देंगे कुछ दिनों बाद,
काम करो, आगे बढ़ो, आंसर लगा देंगे दूसरा। वीक तो कमजोर होता, पता होगा आपको। गुड एक्शंस कैन नॉट कैमोफ्लेज वंस बैड क्वालिटीज, ये बोल रहा है अच्छे काम किसी व्यक्ति के बुरे गुणों को छिपा नहीं सकते। कैमोफ्लेज क्या होता है बच्चों? आसपास के वातावरण के हिसाब से रूप ले लेना, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति देखे तो आप दिखे ना, उसे छुप जाएं आप। ये काम सैनिक बहुत करते हैं डिफेंस के लिए। वो ऐसी पोशाक या ऐसी रूप धारण कर लेते हैं कि कोई अगर देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा यहाँ कोई छुपा हुआ है। तो बच्चों इसका एंटोनिम तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है प्रदर्शन करना, परेड तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें इसका जो एंटोनिम है वो रिवील है, क्योंकि इसमें ना छिपाने की फीलिंग होती है। तो छिपाने की चीज़ को दिखा दिया दूसरों को, रिवील होगा। एग्जिबिट जो होता है ये प्रदर्शनी लगाना होता है, एग्जीबिशन लगती है कहीं पर, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ छुपाना और वो दिख गई चीज़, उजागर हो गई, मतलब ये जो है गुप्त तरीके से बात चल रही है। छुपा लिया, गुप्त तरीके से उसे निकाल दिया फिर किसी ने, वो रिवील हो जाएगा हमारा। तीसरा आंसर है एंटोनिम में। ही स्पोक टू मी वेरी फ्रेंडली, सब्जेक्ट एक्शन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन वर्ब। फिर ये हमारा लिसनर आ गया, उसने मुझसे कहा। बच्चों वेरी फ्रेंडली से मैं संतुष्ट नहीं हूं, यहाँ होगा इन ए वेरी फ्रेंडली मैनर। उसने मुझसे बड़े प्यारे तरीके से, दोस्ती भरे तरीके से बात की। ध्यान रखना फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, और ये शब्द आया इसके लिए था कि बातें कैसे करी, तो फ्रेंडली के बदले में आ गई एडवर्ब इन ए फ्रेंडली मैनर, वो एडजेक्टिव था। जैसे कोवार्डली होता है, इन्हें कोवार्डली मैनर, इस तरीके से। तीसरे पार्ट में गलती थी। चाइना लाइज ब्लैंक, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों, जैसे हमने मान लिया कि ये एक स्थान है, कोई भी कुछ भी स्थान मान लो, जैसे मान लो आप ये यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है ये। अब लखनऊ बताओ इस उत्तर प्रदेश की सीमा में है या बाहर है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ है या बाहर, अंदर है? इन उत्तर प्रदेश, भारत मान लो इसे, और भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली भारत के अंदर है ना, इन आएगा। तो जो क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर के अंदर आता है चाइना या सीमा से लगा हुआ है? देखो ध्यान रखो, ऐसे अगर कोई लगा हुआ है तो जो दिशा दिखा रहा है उसके लिए टू लगाया करो, और अंदर होता अगर उसके तो इन लगाते। फिलहाल जो आंसर है हमारा दूसरा है, तीसरा है सॉरी। तो जब भी आपको लगे एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा, एक शहर से दूसरे शहर की सीमा, एक देश से दूसरे देश की सीमा लगी हुई हो, बताना इस तरफ है तो टू आएगा, और अंदर है उसके तो अंदर है नहीं, एक देश दूसरे देश के अंदर कैसे हो सकता, तो टू लगा दे करो इसके साथ में। तो चाइना जो है वो भारत के उत्तर में पड़ता है। द आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल छपा है अखबार में, वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू ऑफ द, देखो ध्यान रखो अखबार के नाम के साथ द था, ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है। तो आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदुस्तान टाइम्स के लास्ट इशू में। बच्चों खबर की बात चल रही है, फैशन की बात चले, खबर की बात चले, ये लास्ट थोड़ी होता अखबार, कल को दूसरा अखबार आएगा, परसों को दूसरा आएगा। लेटेस्ट इशू, तो जो द हिंदुस्तान टाइम्स का अभी हाल ही में इशू आया है, लास्ट में जो उसका पेपर छपा है अभी लेटेस्ट, उसमें है ये बात। टिक राइट और राइट रॉन्ग। अनपार्डनेबल गलत, सही दिखाता हूं आपको। अनपार्डनेबल ओ था यहां पर। डिपेंडेबल सही है, ऑक्यूपेशन सही है, सफोकेशन गलत है। सफोकेशन क्या होता है? गला घोटना, गला घुटना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से घुटन महसूस होना, ये सफोकेशन होती है। तो पहला गलत था, ये दोनों सही थे, ये गलत। रेगुलरली गलत है, यहाँ ई आएगा, REGULARLY। एट्रैक्शन गलत है, डबल टी होगा। होपफुली गलत है, यहाँ पे ई आएगा, HOPEFULLY। एडवाइजेबल गलत है, यहाँ ई हटेगा। इन सबको नोट करें, याद करें आप इन्हें, खत्म हो गई है, या हाईकोर्ट के लिए क्वेश्चन था। मैं आया 13 नंबर पे, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बड़ा बेहतरीन ये हमारा फॉर्मेट है कि करेक्ट ढूंढो, रॉन्ग ढूंढो, 4 बातें पता चलती हैं इसमें।
रविशंकर वॉज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, इमिनेंट टीचर, इमिनेंट डॉक्टर नहीं होता, एमिनेंट होता, प्रसिद्ध होता है जो मैंने लिखा है। और जो पहले था वो था अवश्य संभावी, जरूर होगा ऐसी कोई चीज घटना। तो पहला गलत, रविशंकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द रेन। देखो जब किसी राजा का शासन हो या किसी सरकार की अवधि हो जो उन्होंने शासन किया, वो रैन ये नहीं होती, वो रैन जो होती क्या होती, ये वाला रैन तो कंट्रोल करना होता, इसका सिनोनिम तो ब्राइडल बन जाएगा, लगाम जो होती घोड़े की। तो ये हमारा गलत है यहाँ पे। आई विल प्रे, बच्चों ये तो शिकार, जो शिकार करा वो होता है, यहाँ तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए ए आएगा, ए प्रे। पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा गलत था, चौथा बढ़िया। पीपल डिसलाइक हिम फॉर इज वुमेनिश, बढ़िया। लोग उससे नफरत करते हैं उसकी महिलाओं जैसी हरकतों की वजह से। एक चीज पे ध्यान दें आप, उससे नफरत करते हैं लड़का, उसकी महिलाओं जैसी, तो लड़के की जब हरकतें महिलाओं जैसी हो तो वुमेनिश आता, और जब महिला ही महिला जैसी हो, गुण है तारीफ है, तो वुमेनली होता है। वुमेनली तारीफ में, वुमेनिश बुराई में। आंसर चौथा ही था, ये सही लगा बात बिल्कुल एकदम। तो ये वर्ड पावर चेक कर लिया हमने आपकी, और क्वेश्चन भी बन गया हमारा। फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखो ध्यान रखो, दिए गए विकल्प में से वर्ब ढूंढनी है आपको, नाउन है। वर्ब बनाओ इसकी, कभी इसकी वर्ब पूछ ले, बिलीव, बिलीव वर्ब होती है बच्चों, ध्यान रखना, ये नाउन होता है, ये तो आंसर है नहीं, फुल एडजेक्टिव है। इसका नाउन वर्ब चाहिए फिल, ये वर्ब है बच्चों, ये एडजेक्टिव है। ऊपर वाला नाउन है, ये वर्ब है। ग्रीफ नाउन दुख, इसकी जो वर्ब होती है वो क्या होती है, ग्रीव। बच्चों ये वर्ब होती है चौथे नंबर पे, बात। बस आंसर हो गया चौथा। मैच द पेयर्स, इस बार हमने सीधा सीधा खेल खेल दिया। एक कुत्ता रहता है कैनल में, शेर रहता है डैन में, डैन में ध्यान रखना लॉयन और डैन, और टाइगर लेयर में। अगर लेयर नहीं हो तो इसे डैन भी कर सकते हैं आप, नंबर 2 पे। तो समझ लें, कुत्ता रहता है कैनल में, शेर जो रहता है वो डैन में रहता है, और जो टाइगर है वो लेयर में, नंबर 1, डैन भी लगा सकते हैं नंबर 2 पे। और हॉर्स रहता है स्टेबल, अस्तबल बोलते हैं जिसे आप। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, चौथा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। याद करो इन्हें, एक एक से 3-3 बातें आ रही, 4-4 बातें। आगे बढ़ेंगे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन। देखो ध्यान रखो, विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, कभी आप सेकंड समझ लो, बढ़िया। तो ये बता रहे हैं सऊदी अरब के सारे परफ्यूम भी इस छोटे से हाथ को नहीं महका सकते। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बात बोल दी हो। छोटा सा हाथ है, परफ्यूम वो भी अरब के जो फेमस है, और इस छोटे से हाथ को नहीं महका पाएंगे, इन्हीं को तो बोलते हैं हाइपरबोल। आंसर बन जाएगा पहला। ऑक्सीमोरन में 2 अपोजिट तरीके की बातें होती हैं। पर्सनिफिकेशन में चीज़ों को, मरी हुई चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे उनमें जान हो। आयरोनी में मैंने बताया था आपको, व्यंग्यात्मक बातें, मजाक टाइप की बातें। आंसर पहला है, अलंकार था ये भी हमारा हाई कोर्ट के लिए सवाल है। आइडेंटिफाइड द सेंटेंस विद करेक्ट कोटेशन मार्क्स, यानी कि जो कोटेशन मार्क्स हैं, पंक्चुएशन, वो बतानी है हमें। पहला आंसर है, दूसरे में कॉमा की कमी है, तीसरे में कॉमा की कमी, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास भी सही नहीं है, और चौथे वाले में ये इन्वर्टेड कॉमा डबल होने चाहिए थे। आंसर जो है वो पहला हो जाएगा, 17 का पहला। पंक्चुएशन सब बढ़िया था उसमें। प्लीज डोंट गो अवे शी सेड, देखो ये तो होंगे नहीं, चौथा आंसर है। देखो बेग्ड या रिक्वेस्टेड दोनों काम करती हैं हमारी, किसके लिए बच्चों, प्लीज के लिए। नोट कर लेना इसे, प्लीज के लिए बेग्ड और रिक्वेस्ट दोनों काम करती हैं। तो शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, उसने मुझसे विनती करी, भीख मांगी। वैसे भीख मांगना नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन इस तरीके का ये मतलब बहुत ज्यादा उसने विनती करी, प्लीज मत जाओ। तो रिक्वेस्ट भी आ सकता है, बेग्ड भी आंसर हो गया, ये इंपरेटिव बन गया सेंटेंस, नॉट टू। जेम्स वाट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, तो जेम्स वाट डिस्कवर्ड में तो वाज है बच्चों, तो वाज इसमें भी है, वाद इसमें भी है। पहला काट दो, चौथा काट दो। अब ये जो जेम्स वाट है ये तो उधर जाएगा ना, वो यहाँ आएगा, दूसरा आंसर है इसमें। जेम्स वाट यहाँ गलत था, दूसरा आंसर बन जाएगा। ये जो हमारा PQR ऐसा ना, थोड़ी सी हमसे यहाँ गलती हुई, थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए था।
अगर आपको लगा सर ये तो मुझे पता नहीं था, चलो फिर टाइम दे दिया आपको हमने। कभी आप सोच रहा हो सर गलत हो गया, तो आपको टाइम दे दिया हमने, आराम से कर लो दोबारा एक बार फिर से, आंसर चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो। आज के पैसेज ने क्लास का मजा दुगना कर दिया। और आएंगे ऐसी, अभी तो बहुत सारी थीम बची मेरे पास में, डेस्क्रिप्टिव होती है, बहुत सारी अभी थीम है, सब ले आऊंगा, सब समझा दूंगा। द बैंक्स हैव ऑलरेडी चेंज्ड द old ways of doing business and selling techniques using more technology। तो बच्चों मैं जाऊंगा यहां से QR, P QR नहीं QS, सॉरी QSPR। इसे लिख देता हूं पूरा करके मैं, द बैंक्स, ठीक है, हैव ऑलरेडी चेंज्ड, तो ये क्या आया हमारा, हैव ऑलरेडी चेंज्ड, आ गया बच्चों हमारा Q। तो द बैंक्स हैव ऑलरेडी चेंज्ड द ओल्ड वेज, तो ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा क्या बच्चों S। मुझे पता आप लोगों ने वीडियो रोक भी दी होगी, क्योंकि आपको पता आंसर तो आपको पता ही है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अपना कर रहा हूँ। ऑलरेडी चेंज द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो मैं कह रहा था, तीसरा आंसर है। फिर आएगा यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड सेलिंग टेक्निक्स। तो बैंकों ने अपने पुराने तरीके बिजनेस के बदल दिए, नए तरीके अपना लिए सामान बेचने के और टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करने के। आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।